तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लगभग 3 महीने के बाद जो है यूट्यूब पर एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। काफ़ी दिन हो गए थे, व्यस्तता अधिक थी। तो आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिक बताऊँगा जो कहीं ना कहीं आपके मन में एक मतलब पंच सा कर रहा होगा कि क्या ये हो सकता है या फिर क्या ये नहीं हो सकता है। जी हाँ, मैं आज आपको बताऊंगा कि क्रॉस केस एफआईआर में किस प्रकार से मुकदमों की प्रोसीडिंग होती है, लैंडमार्क जजमेंट कौन से हैं जिसमें क्रॉस एफआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि क्रॉस एफआईआर होता क्या है। देखिए, एक घटना होती है जिसमें दो पक्ष और विपक्ष होते हैं, जाहिर सी बात है। एक विपक्षी होगा, एक आप होंगे। तो उस दोनों घटनाओं में जो है, जो एक घटना हुई है और दो पक्ष थे, उसमें पहला पक्ष गया, घटना हुई, उसके बाद वो गया स्थानीय थाने में आपके खिलाफ एफआईआर पंजीकृत कर दिया या फिर करा दिया उस चीज़ को कि भाई हमारे साथ घटना हुई है और फला व्यक्ति ने मेरे ऊपर जो है घटना कारित की है या फिर गाली गलौज दी है, थप्पड़ मारा है या मुझे बहुत मारा है। ये सारी चीज़ें उस एफआईआर में वो मेंशन कराता है। होता क्या है कि अब आप जाते हैं, क्योंकि आप भी उस घटना में, आपको भी चोटें लगी हैं, आप भी घायल हुए हैं, तो आप जाते हैं उस घटना को लेकर स्थानीय थाने में जहां पर वो घटना हुई थी। जिस थाने का वो क्षेत्राधिकार था, उस घटना थाने में जाते हैं और आप एफआईआर के लिए आप भी एप्लीकेशन देते हैं, आपकी एफआईआर भी रजिस्टर कर दी जाती है। तो भैया ऐसी घटना, ऐसी स्थिति में इसे हम लोग क्रॉस एफआईआर यानी कहते हैं, यानी क्रॉस कर दिया गया, दोनों पक्षों से एफआईआर पंजीकृत कर लिया गया है। आज वर्तमान स्थितियाँ ये हैं कि काफ़ी जगह एसपी साहब रोक लगाते हैं कि भाई क्रॉस एफआईआर ना हो। अगर क्रॉस एफआईआर नहीं हुई है, पुलिस नहीं लिख रही, तो दूसरी पार्टी 173(4) बीएनएसएस में चली जाती है, कोर्ट अलाउ कर देती है एफआईआर पंजीकृत करने के लिए। तो कहीं ना कहीं क्रॉस एफआईआर का माहौल हो जाता है, क्रॉस एफआईआर लिख जाता है। अब हमारे मन में होगा कि क्या फाइल अलग अलग चलेंगी कि भाई ए बनाम बी या फिर बी बनाम सी। तो भैया आपको बता दें, जब एफआईआर पंजीकृत हो जाता है तो वो स्टेट का मैटर हो जाता है, यानी वादी आपका स्टेट हो जाएगा, यानी सरकार आप जो है वादी हो जाएगा, आप उसमें जो है एक्यूज्ड होंगे यानी विपक्षी होंगे। दूसरी फाइल में भी स्टेट वर्सेस जो भी व्यक्ति रहा होगा, यानी स्टेट वर्सेस ए एंड स्टेट वर्सेस बी, इस तरीके के मुकदमे चलेंगे। अच्छा, इस पर लैंडमार्क जजमेंट है एक, नथीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 1990 का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रूल बताए थे कि भाई क्रॉस एफआईआर अगर हो जाए तो आप उसको किस प्रकार से ट्रीट करेंगे या न्यायालय किस प्रकार से उसको देखेगा। पहली बात, मतलब ट्रायल्स बाय सेम जज, मतलब दोनों जो क्रॉस एफआईआर हुई है, दोनों मामलों को एक ही जज देखेगा और उस पर फैसला देगा। ठीक है। सबसे पहले जो एफआईआर हुई है उसकी एविडेंस होंगे और उसके बाद जो सेकंड एफआईआर हुई है यानी क्रॉस में, उसके एविडेंस होंगे। दोनों एविडेंस क्रमशः यानी सीक्वेंशियल हो गए, मतलब क्रमशः वो चलेंगे। उसके बाद जब जजमेंट भी दिया जाएगा तो इसका जजमेंट भी साथ दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि स्टेट से ही आप मुकदमा लड़ेंगे, चाहे क्रॉस एफआईआर हो चाहे क्रॉस एफआईआर ना हो। कंप्लेंट केसों में ऐसा होता है, लेकिन जब एफआईआर पंजीकृत कर ली जाती है तो स्टेट वर्सेस आपका मुकदमा हो जाता है। तो नथीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1990 क्रॉस एफआईआर के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई हैं। उसके बाद इस एक फैसला आया है सुधीर वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 2001 में मेंशन किया गया। 1990 के फैसले को फिर पुष्टि की गई कि नथीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का फैसला बिल्कुल सही है। क्रॉस एफआईआर में सेम ट्रायल्स बाय सेम जज एंड साथ में ही सीक्वेंशियल एविडेंस भी होना चाहिए, क्रमशः वो साक्ष्य देने चाहिए। तो इस प्रकार से ये सारे जो नियम थे वो फॉलो कर दिए गए। तो अगर ये जानकारी आपको समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करिएगा लोगों तक, क्योंकि जानकारी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे मन में रहता है कि भाई क्रॉस एफआईआर है तो हम एक दूसरे से लड़ेंगे, नहीं, स्टेट उसमें वादी होगा, स्टेट की तरफ से विक्टिम रहता है और जो एक्यूज्ड होता है
वो विपक्षी माना जाता है। तो इस प्रकार जानकारी अच्छी लगी हो उसे ज़्यादा शेयर करिएगा। एक नए टॉपिक में एक नए वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।